सुनिए, अगला स्ट्रेस है। दो टाइप का स्ट्रेस और स्ट्रेन देखा। एक था लॉन्गिट्यूडनल, बोलिए। दूसरा था टेंजेंशियल या फिर शियरिंग। तीसरा होगा वॉल्यूम या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है ना कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में ले जाके डुबाओगे, इमर्ज करोगे, तो वो फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट पर चारों तरफ से फोर्स लगाएगा। अरे बोलिए ना, हाँ, चारों तरफ से फोर्स लगेगा। चारों तरफ से फोर्स लगने की वजह से ना उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके उसके शेप पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा। अरे बोलो, जैसे मान लो कि एक फुटबॉल लेते हैं हम लोग, तो फुटबॉल अभी हवा में है तो गोल ही ना है। और आपको पता है हवा भी फ्लूइड होता है। अरे हवा फ्लूइड नहीं है क्या? हाँ, लेकिन अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं। कुछ खिला दिया है सब क्या उसको? है? हाँ सर, कोई बात नहीं है, होता है। मैं कह रहा हूं बाबू कि फुटबॉल अगर है तो फुटबॉल अभी मान लो कि गोल है, इतना बड़ा है, ठीक है। आप उसको अगर पानी में ले जाकर डुबा दीजिएगा तो पानी में थोड़ा सा अच्छे खासे डेप्थ तक लेके जाइए, 100-200 मीटर नीचे लेके जाइए, तो जो पानी होगा उस पर चारों तरफ से फोर्स लगाएगा कि नहीं? अरे पानी का जो प्रेशर होगा वो चारों तरफ से लग रहा होगा, जिसकी वजह से फुटबॉल का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन शेप अभी भी उसका वही रहेगा, अभी भी वो गोल ही रहेगा, बस वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा। अरे बोलो ना। नहीं देखो, हम लोग अगर मान लो कि एक फुटबॉल लेके और उसको ऐसे दबा दें, बोलो, तो इससे उसका शेप बिगड़ जाएगा। वॉल्यूम भले उतना ही रहेगा, क्या कि इधर से दबेगा फिर इधर से निकल जाएगा, बोलो। लेकिन अगर पानी के अंदर लेके जाओगे तो चारों तरफ से ना फोर्स लगाएगा, तो चारों तरफ से फोर्स लगाएगा तो शेप को वही रखेगा, वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर देगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन हर दो मॉलिक्यूल के बीच में हल्का हल्का कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम ही कम हो जाता है। तो अभी मान लीजिए ओरिजिनल सिचुएशन ऐसा है, चारों तरफ से फोर्स लगेगा तो पहले से थोड़ा सा कम हो गया। अरे ये ओरिजिनल वाला है, और ये क्या है? फोर्स लगाने, डुप्लीकेट है रे पागल, फोर्स लगने के बाद वाला है ये। ठीक है, अब आप बताइए, एक मिनट रुकिए। अगर हम एक छोटा सा सरफेस एरिया यहां पर लें, क्या लें बोलिए? छोटा सा सरफेस एरिया मान लीजिए कि डीए ले लें, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये जो छोटा सा सरफेस आपने लिया है ये रेस्ट में है? अरे जितना दबना था दब चुका है भाई, तो अभी फिलहाल ये रेस्ट में ही ना है। तो अगर पानी या कोई भी फ्लूइड बाहर से एफ फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब अंदर से इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? वो भी एफ ही लग रहा होगा, बोलिए, जो कि रेस्टोरिंग फोर्स होगा। तो इस केस में भी अगर आपको स्ट्रेस लिखना है, जिसको हम लोग स्ट्रेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस भी कह सकते हैं, वो कितना होगा? तो फोर्स पर यूनिट एरिया ही ना होगा। अरे बोलो, कौन सा फोर्स लें? ये बाहर वाला फोर्स लें या अंदर वाला लेके? सर दोनों में से कोई ले लीजिए, बात तो बराबर ही है, दोनों में से कोई ले लीजिए। ये 10 न्यूटन तो इधर से भी तो 10 ही न्यूटन लग रहा है। अरे बोलिए ना। तो मिला जुला के हमको करना तो वही है यार, फोर्स पर यूनिट क्या करना है? एरिया करना है। और फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोला जाता है? प्रेशर ही ना बोला जाता है, नहीं बोलिएगा। तो हम लोग डायरेक्ट इसको इक्वेट करा सकते हैं किससे? प्रेशर से। तो जो पानी इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा ना, वही इसके अंदर पैदा स्ट्रेस के बराबर होगा, बोलिए। तो इस केस में हम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, हम कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो होगा वो एक्चुअली हाइड्रोलिक प्रेशर के ही बराबर होगा। हाइड्रोलिक प्रेशर का मतलब हुआ बाहर से लगाया हुआ प्रेशर। अरे हाइड्रोलिक वर्ड यूज किया जाता है फ्लूइड्स वगैरह के लिए। हाइड्रोलिक ब्रेक होती हैं। पानी क्या? हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है। तो ये जितने सारे सिस्टम जिसमें हाइड्रोलिक वर्ड यूज हुआ है, वो इसलिए, सॉरी, हाइड्रोलिक वर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड के मैकेनिज्म का कुछ कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, तो बाबू बाहर से जो प्रेशर लग रहा होगा उसको हम लोग कौन सा प्रेशर बोलेंगे? हाइड्रोलिक प्रेशर बोलेंगे ना। तो इसको हम सिर्फ हाइड्रोलिक प्रेशर नहीं बोलेंगे, एक्चुअली इसको हम बोलेंगे चेंज इन हाइड्रोलिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि जब, अच्छा इस चीज को मैं बता देता हूं, जब मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आप इस ए पॉइंट से लेके कहां आते हैं? बी पॉइंट तक लेके आते हैं, और मान लीजिए दोनों के बीच का वर्टिकल सेपरेशन कितना है? एफ है।
तो इस केस में जैसे जैसे आप नीचे आइएगा ना तो प्रेशर बढ़ता जाता है, और यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर से, यानी कि पीबी माइनस पीए जो होता है वो रो जीएच ज्यादा होता है। यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर से कितना ज्यादा होता है? रो जीएच। क्लियर है? तो मैं पूछूं कि यहाँ से यहाँ लाने के दौरान प्रेशर में चेंज कितने का हुआ? तो कितने का हुआ? रो जीएच। यही प्रेशर का जो चेंज है वो उसके अंदर स्ट्रेस बन जाता है। अरे बोलो ना। हाँ, तो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस एक्चुअली कितना होता है? तो रो जी एच। और रो जी एच क्या है? तो यह है चेंज इन प्रेशर। ये चीज हम लोग अगले चैप्टर यानी फ्लूइड मैकेनिक्स में डिराइव करेंगे कि कहां से आता है। फिलहाल के लिए ये याद रखिएगा कि अगर किसी भी फ्लूइड जिसकी डेंसिटी कितनी है, अरे ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लिखा हुआ है बाबू, जिसकी डेंसिटी कितनी है? रो है। जी तो आपको पता ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच जो है वो, हाँ ये वो हाइट है जितना हाइट हम नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, या फिर यूं कहा जाए कि अगर आप किसी फ्लूइड जिसकी डेंसिटी रो है उसमें एच हाइट नीचे जाइएगा तो प्रेशर में जो चेंज आएगा वो कितने का आएगा? रो जी एच का आएगा, और वही होगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस। क्लियर है? बोलो बाबू। चलिए ठीक है, तो ये तब का सिचुएशन है जब अभी कोई प्रेशर नहीं लग रहा है बाहर से, लेकिन प्रेशर लगा दीजिएगा तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब इसके वॉल्यूम को अगर हम V मान लें, इसके वॉल्यूम को क्या मान लें? V मान लें, तो इसका वॉल्यूम कुछ क्या हो जाएगा? V डैश हो जाएगा। और मान लीजिए वॉल्यूम जो है वो डेल्टा भी कम हुआ है। कितना कम हुआ है? डेल्टा भी कम हुआ है। तो डेल्टा V का मतलब क्या होगा? V डैश माइनस V ही ना होगा। बोलो ना। ठीक है, इसमें से उसको घटा लेना तो तुमको मिल जाएगा कि कितना वॉल्यूम कम हुआ है। तो इसके लिए भी हम एक टाइप का स्ट्रेन पढ़ते हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ नहीं है, उसको बोला जाएगा हाइड्रोलिक स्ट्रेन। क्या बोला जाएगा? तो हाइड्रोलिक स्ट्रेन को डिनोट किया जाएगा एप्सिलॉन एच से। बताओ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को कैसे डिनोट किए थे? एप्सिलॉन एल से। शियरिंग स्ट्रेन को एप्सिलॉन एस है। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेन को हाँ एप्सिलॉन एस से डिनोट करेंगे। तो वो हुआ करता था डेल्टा एल बाई एल। कौन? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। शियरिंग वाला हुआ करता था डेल्टा एक्स बाई एल। तो एक में लेंथ में बदला हुआ था, एक में शिफ्ट हुआ था, है? इसमें किस चीज में बदला हुआ है? वॉल्यूम में ना बदला हुआ है। तो बाबू ये हो जाता है डेल्टा वी बाई वी। ये हो जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। समझ में आया? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो हाइड्रोलिक स्ट्रेन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस, किसके लिए? स्मॉल डिफॉर्मेशंस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल। मतलब दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेन के। अब इसमें अगर हम मान लीजिए इसको हटाएं तो हमको एक कांस्टेंट लगाना होता है, तो उस कांस्टेंट को अगर हम लोग k कह दें, बोलो बाबू, तो इस k को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोला जाता है? ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ के को बोला जाता है। तो अगर कोई बोलेगा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करिए, तो अभी अभी ना हम लोगों ने देखा है कि सिग्मा इंटू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। अरे बोलो हाँ, तो यहां से के कितना मिलेगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहां से आ गया? सॉरी, हाँ सिग्मा इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। के इंटू एप्सिलॉन होता है, तो के इज इक्वल टू कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। यानी कोई पूछेगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करिए, तो इट इज द रेशियो ऑफ क्या? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हो जाएगा। क्लियर है बाबू? चलो बहुत बढ़िया। बात करें अगर हम इसके एसआई यूनिट की, किसकी बात करें? तो स्ट्रेस का एसआई यूनिट क्या होता है? अरे स्ट्रेस का वही होता है जो प्रेशर का होता है भाई, पास्कल होता है। और स्ट्रेन के पास कोई यूनिट, क्योंकि तुम याद करो, या तो वो डेल्टा एल बाई एल हुआ करता था, ना तो डेल्टा एक्स बाई एल हुआ करता था, ना तो डेल्टा वी बाई वी हुआ, यही ना होता था। अब डेल्टा एल मीटर में ही ना होगा
और ये भी मीटर में, मीटर से मीटर कट जाएगा, कोई यूनिट नहीं होता है। डेल्टा एक्स भी तो मीटर में ना देखोगे, मीटर, और लेंथ भी मीटर में, मीटर से मीटर कटेगा, इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। और ये होगा मीटर क्यूब, तो ये भी तो मीटर क्यूब है, यानी स्ट्रेन का कोई यूनिट, तो इसका है नो यूनिट। इसका मतलब हुआ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट वही होगा जो स्ट्रेस का होता है, यानी क्या, तो इसका भी ऐसा यूनिट होगा पास्कल। पास्कल जिसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही प्यार से पास्कल कहा जाता है। ठीक है, अरे हाँ बोलिए। और देखिए ये उसमें लिखा है, अब सुनिए, देख लीजिए एक बार, झांक लीजिए पहले, ताक झांक की आदत रहेगी, एग्जाम में काम आएगा, है कि नहीं? ठीक है, अब सुनो, अब चूंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेस स्ट्रेन हमने कितने टाइप का देखा है? 3 टाइप का, लॉन्गिट्यूडनल, शियरिंग कहिए चाहे टेंजेंशियल कहिए, और कौन सा, वॉल्यूम कहिए चाहे हाइड्रोलिक कहिए। तो इसका मतलब हुआ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी आएगा कितने टाइप का? 3 टाइप का। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला होगा यंग्स मॉडुलस, क्लियर है? तो यंग्स मॉडुलस का तो मतलब ही होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल वाले स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमको मिलेगा उसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? y से, और उसको बोला जाता है यंग्स मॉडुलस। अब लॉन्गिट्यूडनल वाले में हुआ क्या था, जैसे मान लीजिए एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है? l है, और हमने इसको खींच दिया, तो खींच देंगे FF फोर्स लगा के, और मान लीजिए इसके लेंथ में कितना चेंज हो गया? डेल्टा L हो गया, बोलो ना। तो इसका जो नया लेंथ होगा वो L प्लस डेल्टा L होगा। इस केस में आप बताइए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना आता है? F अपॉन ए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आता है? तो डेल्टा L बाई L, बस डिवाइड ही तो करना है दोनों को, तो आइए डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा F अपॉन ए और डिवाइडेड बाई डेल्टा L बाई L, तो पलट के ना मल्टीप्लाई होगा। तो बाबू यंग्स मॉडुलस आपको मिल गया कितना? F इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा L। और एक्चुअली ना हमको डेल्टा L निकालना होता है, क्वेश्चंस में जनरली आपको क्या देता है? वो डेल्टा L निकालने को बोलेगा कि बताओ इतना फोर्स लगाने से इसका लेंथ कितना बढ़ गया। अरे बोलिए, तो हम डेल्टा L कैसे निकालेंगे बताइए? तो डेल्टा L इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू एल डिवाइडेड बाई, अरे A इंटू वाई नहीं हो जाएगा? अब सुनो क्वेश्चन तुमको क्या बोलेगा, बोलेगा एक 5 मीटर लंबा रॉड था, उसने तुमको क्या दे दिया? अरे 5 मीटर लंबा रॉड था तो तुमको उसने क्या दे दिया? लेंथ दे दिया। उस पर 1-1 लाख न्यूटन का फोर्स लगाया गया ऊपर और नीचे, तो क्या दे दिया? फोर्स दे दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो क्या दे दिया? ए दे दिया। और उस चीज का यंग्स मॉडुलस 200 गीगा पास्कल है, गीगा का मतलब 10 टू द पावर 9 होता है, 200 गीगा पास्कल है, तो उसने तुमको क्या दे दिया? वाई दे दिया। तो क्या हम सारी वैल्यूज पुट करके डेल्टा एल नहीं निकाल लेंगे? तो ऐसा फॉर्मूला याद रहेगा, सिंपली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसके। क्लियर है ये? अब एक और बात मेरी ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए हम 2 रॉड लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से, एक रॉड लेते हैं स्टील का, किसका लेते हैं? और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेम लेंथ का एक दूसरा रॉड लेते हैं, किसका ले लिया जाए बताओ? कॉपर ऊपर ले, कॉपर ले लिया जाए, कॉपर ले, चलिए गोल्ड लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं? गोल्ड का लेते हैं, ठीक है। अब दोनों पर फोर्स सेम लगाया गया, ये देखिए एफ एफ इस पर भी और एफ एफ माने 1-1 लाख न्यूटन दोनों पर लगा दिया गया, इस पर भी और उस पर भी। तुम खाली कॉमन सेंस यूज करो अपना और मुझको बताओ, सेम लेंथ दोनों का, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का, सेम फोर्स दोनों पे, क्या दोनों के लेंथ में भी बदलाव सेम ही होगा? स्टील के रॉड को खींच रहे हो सेम फोर्स लगा के, और एक गोल्ड के रॉड को खींच रहे हो सेम फोर्स लगा के, क्या लग रहा है? चेंज इन लेंथ अलग अलग होगा कि सेम होगा? अलग अलग होगा। पता है क्यों? क्योंकि दोनों का, एक मिनट, एफ सेम, एल सेम, ए सेम, लेकिन दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? तो यंग्स मॉडुलस डिफरेंट, इसीलिए चेंज इन लेंथ भी। और आपका दिल कह रहा होगा ज्यादा लेंथ में चेंज किसके आएगा? गोल्ड वाले में। गोल्ड वाले में ज्यादा चेंज आएगा, स्टील वाले में उतना चेंज नहीं आएगा। समझ रहे हैं? तो एक बात याद रखिएगा, डेल्टा एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? यंग्स मॉडुलस। यानी जिस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा, बोलो क्या होगा? यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा, चेंज इन लेंथ कम होगा। चेंज इन लेंथ,
यंग्स मॉडल ज्यादा का मतलब हुआ उस चीज को डिफॉर्म करना आपके लिए मुश्किल होगा। जा लेंथ में चेंज बहुत कम हुआ है का मतलब वो बहुत कम डिफॉर्म हुआ है। अरे बोलिए, यंग्स मॉडल्स ज्यादा, समझिएगा डिफॉर्मेशन कम। बोलो जल्दी, इस चीज को अपने लैंग्वेज में अपने किताब में लिखो। यंग्स मॉडल्स ज्यादा, डिफॉर्मेशन कम, ऐसे लिखना। लिखो बाबू, पेन दे लो, पेन लो, लो लिख लो। Is the value of young's modulus. यंग्स मॉडल्स ज्यादा, डिफॉर्मेशन कम, और मटेरियल मजबूत। अरे अगर डिफॉर्मेशन कम हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। तो जिसका यंग्स मॉडल ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, उसमें डिफॉर्मेशन कम होगा। अरे बोलो जल्दी। हाँ वाओ, आओ हम एक लिस्ट देखते हैं। कई सारे हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, स्टील, ग्लास, कंक्रीट, क्या है, वुड, बोन और पॉलिस्टरीन लिखा हुआ है। सुनिएगा ध्यान से, ये तो उन सब की डेंसिटी लिखी गई है, जो कि डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो अभी इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। और ये जो लिखा हुआ है ये हमको आगे पढ़ना है एक्चुअली, तो इसके बारे में अभी हम नहीं देखेंगे। अभी हम किसके बारे में देखेंगे? यंग्स मॉडल्स के बारे में। तो यहाँ से वहां तक सारे मटेरियल्स को छान मारिए और बताइए सबसे ज्यादा यंग्स मॉडल्स वाला मटेरियल कौन है? कौन है बताइए? स्टील है। ये स्टील है 200 गीगा पास्कल। 10⁻9 को क्या पढ़ा जाता है? 10⁻7 को, सॉरी 6 को मेगा कहा जाता है, 10⁻9 को बोला जाता है गीगा। ठीक है, तो 200 गीगा पास्कल है। उससे कम किसका है? रॉ आयरन का। रॉ आयरन वो आयरन होता है ना जिसमें चुंबक सटाने से सट जाता है। तो हमारे घर में जो छड़ इस्तेमाल होता है वो कौन सा वाला होता है? जनरली देखा जाए तो यही होता है। हालांकि दोनों में बहुत ज्यादा अंतर थोड़े है, मजबूती में देखा जाए बहुत ज्यादा। ये 200 है तो ये भी तो 190 है। तो हमारे घर में रॉ आयरन वाला ही छड़ यूज होता है। आप चुंबक ले जाके सटाइएगा, सट जाएगा। लेकिन आजकल प्रचार उचार में आप देखते होइएगा कि ये जो छड़ है वो स्टील का बना है, ऐसा प्रचार आता होगा। तो स्टील का बना है का मतलब वो इस मटेरियल का बना है तो थोड़ा महंगा हो जाएगा, और चुंबक सटाओगे तो वो नहीं सटेगा। थोड़ा ही सही, लेकिन स्टील रॉ आयरन से थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है। तो अगर बहुत महंगा कंस्ट्रक्शन कहीं हो रहा है, बहुत मजबूत कंस्ट्रक्शन चाहिए, तो बताइए हम छड़ के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे? हाँ पता है, ये सब सिविल इंजीनियरिंग में खूब पढ़े। 4 साल आप यही सब पढ़िएगा, यही सब पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हल्का फुल्का हमको इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। हाँ अच्छा, और बताइए, और बाकी लोगों को बताइए। कॉपर वगैरह तो बहुत कमजोर ना हो गया? कॉपर का कहाँ सीधे ये 200 110 है। एल्यूमिनियम तो और कमजोर हो गया है कि नहीं? और इसमें हमारी हड्डी भी है, सुनिए, हड्डी भी है हमारी। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हमारा जो थाई बोन है, चाहे जो लेग का बोन है, क्या बोला जाता है? रहने दीजिए, मेरे लिए वो थाई बोन ही काफी है, ठीक है। जो भी कहा जाता है उसको हमारे इस पूरे स्ट्रक्चर को अरे बैलेंस करके रखना है ना। तो हमारे ये पूरा स्ट्रक्चर उस बोन को नीचे की तरफ दबा रहा है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है उस बोन का भी लेंथ थोड़ा सा कम होता होगा जब जब हम लोग खड़े होते होंगे, चलते होंगे। बोलिए ना। अभी देखो मैंने पैर उठा लिया ना, तो अभी अभी इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो अभी उसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया होगा। और जैसे ही मैं ये करूंगा अभी लेंथ थोड़ा सा कम हो गया होगा। हालांकि इतना बढ़ता कम नहीं होता है कि हमको महसूस हो, फिर भी हुआ तो थोड़ा सा जरूर होगा, है कि नहीं? क्या बाबू? नहीं नहीं, किसी भी चीज को आप पकड़ के, मैंने इसके बारे में भी बोला, ये हमारी हड्डी से हमको लग रहा है ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तो इसको भी पकड़ के खींचोगे महसूस नहीं होगा, लेंथ थोड़ा सा तो जरूर बढ़ा होगा। बोलिए ना। चलिए, तो ये बात है। और बोन जो है वो तो बाप रे बाप बहुत कमजोर है, स्टील वगैरह के रेस्पेक्ट में तो काफी कमजोर है कि नहीं? चलिए ठीक है।
अब देखिए एक सवाल है एनसीईआरटी का, कहता है स्ट्रक्चरल स्टील, वही घर बनाने में छड़ यूज नहीं होता है, तो वही वाला स्टील है। बताइए उसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 10 मिलीमीटर। ए बाबू, तो 10 मिलीमीटर का मतलब 10 टू दी पावर, हाँ मैंने 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 ना, और मिला जुला के हो जाएगा ये 10 टू दी पावर -2 मीटर। बोलो जल्दी। अब यहां से हम लोग एरिया निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर करके, नहीं बोलोगे? पाई आर स्क्वायर करके हम लोग एरिया निकाल लेंगे, सही। उसके बाद कहता है कि लेंथ कितना है उस बेचारे का? 1 मीटर है, लेंथ है 1 मीटर है, और फोर्स कितना लगाया जा रहा है? 100 किलो न्यूटन। किलो का मतलब 10 टू दी पावर 3 होता है, तो 100 का 10 टू दी पावर 2 और किलो का 10 टू दी पावर 3 मिला के 10 टू दी पावर 5 न्यूटन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ, तो ये 1 लाख न्यूटन फोर्स है। 1 लाख न्यूटन फोर्स लगाया गया है, लगा के इसको खींचा जा रहा है। जी क्या किया जा रहा है? खींचा जा रहा है, बढ़िया है। तो अब सुनो, ये हो गया तुम्हारा रॉड, और 1 लाख न्यूटन यहाँ और 1 लाख न्यूटन यहाँ लगा के इसको खींचा जा रहा है। तो तुमसे अल्टीमेटली यही बोल रहा होगा कि बताओ स्ट्रेस कितना पैदा हुआ होगा इसमें। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कितना है? 10 टू दी पावर 5। बोलो कितना है? 10 टू दी पावर 5 है क्या? अच्छा हाँ, और एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई को पाई रहने दो, और आर स्क्वायर की जगह पे तुम लिख दो 10 टू दी पावर -4, नहीं हो जाएगा? और जो आपका आंसर आएगा वो तो ऑब्वियसली पास्कल में ही आएगा। अब एक बात बताइए, 10 टू दी पावर -4 ऊपर जाके इसको 10 टू दी पावर 9 बना देगा, तो ये को 10 को तुम रहने दो, बोलो ना। और बाबू एक पाई को नीचे रहने दो, और ये बन जाएगा 10 टू दी पावर कितना? 8 इतना पास्कल, ठीक है। अब ये अगर 9.8 होता ना, तो पाई से 9.8 पाई टाइम्स में कट जाता है, या लगभग समझो ना कि पाई का जो स्क्वायर होता है ना, लगभग कितना होता है? 10 होता है। लगभग में आंसर ला रहे हैं हम लोग, एग्जैक्ट तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लीजिए। तो हम इस 10 को लगभग पाई का स्क्वायर मान लें, ये होता ही है। पाई का स्क्वायर जो होता है 9.80 के आसपास में आता है, और 9.8 और 10 में तो कुछ खास अंतर है नहीं, तो काट के इसको हम पाई बार में कर दें, और पाई का मतलब 3.14 होगा, तो ये बन जाएगा 3.14 इंटू 10 टू दी पावर 8 पास्कल। इतना स्ट्रेस पैदा हुआ है इसमें, ठीक है। अब हमसे बोलता है इलोंगेशन बताइए और स्ट्रेन बताइए। तो हमको स्ट्रेस पता है ना बाबू, बोलो। और हमको यंग्स मॉडुलस दे दिया है, देखो ये 200 गीगा पास्कल ही लिखा हुआ है। गीगा में 10 टू दी पावर 9 होता है ना, तो उसको 10 टू दी पावर 11 बना दिया है, इसीलिए 200 को क्या बना दिया है? 2 बना दिया है, वही लिखा हुआ है। तो हमको स्ट्रेस पता है, हमको यंग्स मॉडुलस पता है, तो क्या हम लोग स्ट्रेन नहीं निकाल सकते हैं? हमने पढ़ा है कि यंग्स मॉडुलस जो होता है वो कुछ और नहीं, स्ट्रेस अपन क्या होता है? स्ट्रेन होता है। तो यहां से हम लोग स्ट्रेन इज इक्वल टू लिखेंगे स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस कितना है? 3.14 इंटू 10 टू दी पावर 8 पास्कल, और यंग्स मॉडुलस कितना है? हाँ 2 इंटू 10 टू दी पावर 11 पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल होता है, पास्कल से पास्कल को पास करा दीजिए। और ये बताइए ये कितनी बार में जाएगा? तो ये 1.57 होगा, और ये 10 टू दी पावर 11 है, 10 टू दी पावर -3 मतलब नीचे में 10 टू दी पावर 3, ऊपर जाकर 10 टू दी पावर -3 बनेगा। तो यहाँ से देखिए आपको ट्रेन कितना मिला? तो 1.57 इंटू 10 टू दी पावर -3। और बाबू स्ट्रेन के पास कोई यूनिट नहीं होता है भी नहीं, ठीक है। कट भी तो गया था ना पास्कल से पास्कल। अब हमसे पूछ रहा है इलोंगेशन कितना हुआ है, बोलो। तो हम जानते हैं कि स्ट्रेन का मतलब होता है डेल्टा एल बाई एल। क्या मतलब होता है? हाँ डेल्टा एल बाई एल। तो ठीक है ना, यहां से डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाँ एप्साइलन इंटू एल का मतलब स्ट्रेन इंटू लेंथ, ठीक है। अब स्ट्रेन कितना लाए थे आप? 1.57, बोलिए ना, इंटू 10 टू दी पावर कितना? -3 लाए थे, और इंटू लेंथ कितना है? 1 मीटर ना है। अरे लेंथ देखो ना कितना दिया है, तो मिला जुला के आंसर यही रहेगा, बस मीटर में 1.57 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर। अच्छा 10 टू दी पावर -3 का मतलब मिली ना होता है, तो लगभग ये 1.5 मिलीमीटर लिखा हुआ है। लेंथ कितना बढ़ जाएगा?
1.5 मिलीमीटर बढ़ जाएगा। और तुमको पता है ये 1 लाख फोर्स लगाने का मतलब क्या हुआ? एक हाथी का एवरेज मास वह 5000 kg होता है। एक हाथी, हट्टा खट्टा हाथी पर वयस्क हाथी हो तो उसका मास कितना होता है? लगभग 5000 kg इंडियन हाथी का। तो 5000 kg के हाथी को लटकाओगे तो नीचे कितना फोर्स लगेगा? 50,000 न्यूटन। एम मास के ऑब्जेक्ट पे जी फोर्स लगता है तो 50,000 न्यूटन का मतलब हुआ कि कितना हाथी लटकाना पड़ेगा? 2 हाथी, तब नहीं 1 लाख न्यूटन आएगा। तुम समझो कि 1 मीटर लंबा रॉड लो तुम, जिसका क्रॉस सेक्शन, जिसका रेडियस कितना है? ठीक, चलिए बताइए। मैं कह रहा था कि 1 मीटर लंबा एक रॉड लीजिए स्टील का, समझ रहे हैं, और उस स्टील के रॉड पे आप लटका दीजिए बांध के कितना हाथी? 2 ओरिजिनल जंगल का हाथी लटकाइए, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नहीं रेडियस इतना 10 मिलीमीटर, मतलब डायमीटर कितना होना चाहिए? हाँ 2 सेंटीमीटर हो गया ना, 2 सेंटीमीटर इतना सा हुआ। तो इतना मोटा आपको रॉड लेना है, 1 मीटर लंबा, और उस पर 2 हाथी लटकाइएगा। उसका लेंथ कितना बढ़ेगा? 1.5 मिलीमीटर। वो आपको महसूस भी होगा? अरे बोलिए ना, नहीं महसूस होगा। तो मतलब ये कहानी। दोबारा समझाऊं क्या? दोबारा समझाऊं? बोलो। क्या क्या दिया था? रेडियस दिया था तो उसे हमने क्या निकाल लिया? एरिया निकाल लिया। लेंथ दिया था और ये बताया था कि कितना फोर्स लगा है? 1-1 लाख न्यूटन। तो बोल रहा है कि पहले तो बताइए स्ट्रेस कितना है। तो बाबू स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ऊपर में रखेंगे फोर्स और नीचे में रखेंगे एरिया। एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर। अब कैलकुलेशन मैंने लगभग में किया है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। 1.57 ना होकर 1.59 हो सकता है, या 1.54 हो सकता है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो हमने फोर्स पर यूनिट एरिया करके स्ट्रेस निकाल लिया। अब यंग्स मॉडुलस का क्या मतलब होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेन निकालना है तो क्या करेंगे? अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, ये कर लेंगे। सही है। अब आप बताइए कि यहां से आपको स्ट्रेन मिल गया, और स्ट्रेन का मतलब होता है डेल्टा एल बाई एल, यानी फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो हम क्या करें? इसको इधर भेज दें। तो इसको इधर भेज दोगे तो डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना होगा? एप्सिलॉन इंटू एल नहीं हो जाएगा? एप्सिलॉन की वैल्यू तुमने निकाल रखी है, और एल जो है वो 1 मीटर है। पुट करके हम आंसर ला लेंगे। ठीक है, चलिए हो गया है, देख लीजिए। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ कितना है? 2.2 मीटर। एंड ए स्टील वायर ऑफ लेंथ कितना है? 1.6 मीटर। बट बोथ ऑफ डायमीटर 3 मिलीमीटर। लेकिन दोनों का डायमीटर सेम है, यानी दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम आएगा। आर कनेक्टेड एंड टू एंड, दोनों को एक दूसरे में वेल्डिंग कर दिया गया है। का मतलब हुआ कि बाबू ये देखिए, ये हो गया तुम्हारा कौन सा वायर बताओ? कॉपर वायर। हाँ, और ये हो गया तुम्हारा छोटका कौन है? स्टील छोटा वाला है। हाँ तो ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा बताइए? स्टील वायर हो गया। दोनों की वेल्डिंग कर दी गई है, बोलिए ना। तो इसका लेंथ ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है? 2.2 मीटर। लेंथ ऑफ स्टील कितना दिया हुआ है? 1.6 मीटर, है ना बाबू? बोलता है कि व्हेन स्ट्रेस्ड बाय अ लोड, अच्छा एक लोड से, मान लीजिए वो लोड कितने का है? एफ का है, उसे उसको स्ट्रेच किया जा रहा है। हाँ, द नेट इलोंगेशन इज फाउंड टू बी 0.7 मिलीमीटर। टोटल इलोंगेशन 0.7 आया है। तो बताओ उस 0.7 में इसका इलोंगेशन होगा, इसका इलोंगेशन होगा, कि दोनों का मिला के होगा? कुछ इसका हुआ होगा, कुछ इसका हुआ होगा। अरे बोलो। तो एक्चुअली ये पता क्या दिया हुआ है? डेल्टा एल एस प्लस डेल्टा एल सी, मतलब इसका इलोंगेशन प्लस इसका इलोंगेशन मिल के कितना है? 0.7। मिली का मतलब तो 10⁻³ इतना मीटर। सही है। ऑब्टेन द लोड अप्लाइड, आपको बताना है कि कितना लोड आपने अप्लाई किया है। बोलिए। अब सुनिए ध्यान से,
यहां पर ना रेस्टोरिंग फोर्स जो होगा, बोलो ना, अगर इस लेयर में एफ फोर्स आपने लगाया तो जस्ट इसके नीचे वाले लेयर में कितना रेस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा? एफ ही होगा। इसके नीचे वाले में भी कितना होगा बताइए? सॉरी, हाँ, इसके नीचे वाले में भी कितना होगा? एफ, यहाँ भी एफ, यहाँ भी एफ, यहाँ भी एफ, यहाँ भी, अरे तो यहाँ पर भी तो एफ ही ना होगा, और यहाँ पर भी कितना होगा? एफ एफ एफ, हर जगह एफ होगा। बात समझ रहे हो? तो एक कॉन्सेप्ट, मतलब इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट तो यही है कि रेस्टोरिंग फोर्स यहां से लेकर यहां तक हर जगह सेम पैदा हुआ होगा। अरे बोलिए ना, सबको देखिए रेस्ट में रहना, इसको भी रेस्ट में, इसको भी रेस्ट में, इसको भी रेस्ट में। तो जितना फोर्स ये इस पर नीचे लगाएगा उतना ही फोर्स इसको ऊपर लगाना होगा, और जितना फोर्स इस पर ऊपर लगा है उतना ही फोर्स ये इस पर नीचे लगाएगा, तब नहीं ये रेस्ट में होगा। तो मिला जुला के रेस्टोरिंग फोर्स यहां से वहां तक सेम रहेगा। ठीक है, अब आप बताइए डेल्टा एल का क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है? एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई। याद करिए, देखिए ये पढ़ा था हम लोगों ने, कहाँ गया ये? एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई। तो डेल्टा एल एस अगर आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? एफ इंटू, मान लीजिए रेस्टोरिंग फोर्स यहां से वहां तक एफ पैदा हुआ है, तो एल एस लिखिएगा, और ए इंटू वाई एस लिखिएगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो दोनों का सेम ही ना है। अरे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ए है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना है? और ए मिलेगा कैसे? पाई आर स्क्वायर करके, और आर शायद आपको दिया, कितना दिया हुआ है? आर नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं है, हम आधे के निकाल तो लेंगे ना। अरे इसको आधा कर लेंगे तो 1.5 मिलीमीटर रेडियस नहीं हो जाएगा? चलिए ठीक है, तो हमको ये हो गया। अब बताइए डेल्टा एल सी कितना होगा? एफ इंटू एल सी डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई। ये समझ में आ रहा है? दोनों में फोर्स सेम है और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो इसीलिए ये सेम रखा। अब इन दोनों को यहाँ रख के जब ऐड करोगे तो बाबू एफ बाई ए कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा एल एस डिवाइडेड बाई वाई एस प्लस, अच्छा सॉरी, एफ बाई ए को ना कॉमन लिए हैं, हाँ, एल सी डिवाइडेड बाई कितना? वाई सी। बोलो बाबू, और ये 0.7 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, इतना करके आएगा। क्लियर है? अब आप बताइए कि इस पूरे इक्वेशन में आपको क्या अननोन लग रहा है? तो एफ ही ना अननोन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो हम लोग पाई आर स्क्वायर करके निकाल लेंगे, रेडियस डायमीटर को आधा करके निकाल लेंगे। मैं मानता हूं ये कोई मामूली कैलकुलेशंस नहीं है, एनसीईआरटी के कैलकुलेशंस है, और उसके बारे में मैंने कहा कि वो एग्जैक्ट डेटा देता है। बोलो, तो इसीलिए घटिया कैलकुलेशन होगा, आपको कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में जब पूछा जाएगा ना तो अच्छा सा डेटा देगा, बढ़िया से कट छट के खूबसूरत सा आंसर आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकंड, या बहुत ज़्यादा होगा तो कहीं 1 मिनट लगेगा। इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे तो 10-15 मिनट हमको लग जाएगा, अगर बिना कैलकुलेटर के यूज करें तो। ठीक है, चलिए, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, लेंथ ऑफ स्टील पता है, अरे बोलो, लेंथ ऑफ कॉपर भी पता है, और यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील और यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन देगा। इसने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि इसने पीछे एक लिस्ट दिया था, और ये एक्सपेक्ट करता है कि आप पलट लीजिए और जाके उस लिस्ट में देख लीजिए कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील कितना होता है। तो हमको तो याद हो गया है 200 गीगा पास्कल, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे? 200 इंटू 10 टू द पावर 9, और कॉपर का याद है 110 आया था ना, तो 110 इंटू 10 टू द पावर 9 होता गया बाबू। सब चीज तो पता ही है, एफ ही ना नहीं पता है तो कैलकुलेट कर लेंगे, हमको एफ नहीं मिल जाएगा, तो ऐसे कर लेंगे हम लोग। इज इट क्लियर? यस। चलिए, ये देखो हो गया, मतलब इसमें बस बता नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही देख लेंगे क्या कह रहा है ये एक आदमी है। अच्छा, समझ में आ रहा है तुमको क्या हो रहा है यहाँ? क्या किया है इसने? है पैर उठा के और उसने इन दोनों लोगों को बैलेंस किया है। कोई पटरी वटरी होगा ये? तो क्वेश्चन कहता है, पढ़िएगा क्वेश्चन को, वो कहेगा ना कि पूरे सिस्टम का मास है 280 केजी। पूरे का मतलब ये आदमी है, दोनों है, प्लैंक प्लैंक सब मिला के मास कितना है? जिसमें जो लेटा हुआ है उसका मास है 60 केजी। कितना है? तो बताओ इन पूरे लोगों का मास कितना हो गया? तो 220 केजी नहीं हो गया? तो 220 केजी का आदमी, मतलब 220 केजी का सिस्टम जो है वो 2 टांगों पे बैलेंस्ड है।
दो टांगों पे बाबू बैलेंस्ड है। तो पूछ यही रहा है कि बताइए एक टांग में कितना कॉम्प्रेशन आएगा। तो एक बात बताइए, ये है एक टांग और ये है दूसरा टांग, और इसके ऊपर कितना सिस्टम बैलेंस हुआ है? 220 केजी का सिस्टम बैलेंस हुआ है। तो बताइए ये लोग कितना फोर्स नीचे लगा रहा होगा? तो 2200 न्यूटन नहीं लगा रहा होगा। हालांकि एनसीईआरटी है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप 9.8 रखिए, लेकिन चलेगा, हम लोग 10 रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो बताइए इन दोनों टांगों पे नीचे से कितना फोर्स लग रहा होगा? तो अपना टांग रेस्ट में है, तो नीचे से भी मतलब ये जो सरफेस होगा ये नेट फोर्स लगा रहा होगा कितना? 2200 न्यूटन का। ये तुमको समझ में आया? तो हमको ना एक टांग की बात करनी है, दोनों टांग की बात नहीं करनी है। तो एक टांग पे बताओ ऊपर से कितना फोर्स लग रहा होगा? तो इसका आधा का मतलब कितना? 1100 न्यूटन ऊपर से, अब बाबू 1100 न्यूटन नीचे से। तो मिला जुला के मतलब इस पूरे क्वेश्चन का मेन समरी यही है कि एगो टांग पर ऊपर से लग रहा है 1100, नीचे से भी कितना लग रहा है? 1100। अब टांग का लेंथ दिया है, देखो कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर का मतलब 0.05 हो, नहीं 50, क्या कर रहा हूं मैं, 0.5 मीटर नहीं हो जाएगा? तो तुम लोग बता क्या नहीं रहे? हाँ 0.5 मीटर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया होगा, देखिए, नहीं रेडियस शायद दिया है, क्या दिया है? तो रेडियस दे दिया है कितना? 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। तो पाई r स्क्वायर करके क्या हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेंगे? तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए इस हड्डी में कितना कॉम्प्रेशन होगा? तो बाबू डेल्टा एल का क्या फॉर्मूला होता है? F × L डिवाइडेड बाई A × I। अब फोर्स पता है कितना? 1100। L पता है 0.5। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई r स्क्वायर करके लिख लेंगे। और यंग्स मॉडुलस ऑफ हड्डी तो हमको वो भी याद है, 9 आया था ना सर, 9 × 10⁻⁹। लेकिन एग्जाम के लिए आप घबराइएगा नहीं, एग्जाम में ये सब याद करके जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपको देगा। इसने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि इसने लिस्ट दे दिया है। बोलो बाबू, सारी वैल्यूज पुट करके क्या हम नहीं पता कर लेंगे कितना आएगा डेल्टा एल? अरे हो जाएगा ना। तो यही फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चंस ही होते हैं इसमें, ठीक है। कहीं बहुत ज़्यादा दिमाग हमको नहीं लगाना होता है। सही है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए।